करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है। 1,27,000 करोड़ की इस योजना समेत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को आज कैबिनेट से हरी झंडी मिली है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM 2.0 के तहत अब घरेलू वैल्यू चेन के विस्तार पर फोकस किया जाएगा। इस बार पहले से करीब दोगुनी रकम सेमीकंडक्टर मिशन में खर्च की जाएगी। सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, AC, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। इसके लिए आज और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अब पूरी चेन, वैल्यू चेन अब कवर हो गई। तो कैबिनेट के फैसलों को विस्तार से समझने के लिए अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के साथ साथ कई बड़े प्रस्तावों को आज मंजूरी मिली है कैबिनेट से, पूरी डिटेल्स बताएं। देखिए, कैबिनेट ने 2,19,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और खासतौर पे की CNBC आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी मिलने वाली है। हुआ भी वैसा ही और आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी। खासतौर पे की सरकार ये चाहती है कि एक इकोसिस्टम बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ISM 1.0 के अंदर हमने 12 प्लांट्स को मंजूरी दे दी, उसमें से 3 ने ऑलरेडी प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार चाहती थी कि एक इकोसिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर की कंपनियां रॉ मटेरियल से लेकर के बाकी सारी चीजों को यहाँ पर भारत के अंदर ही प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए नया मिशन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। आज कैबिनेट इसको मंजूरी दे दी है, जल्दी इसको सरकार नोटिफाई भी कर देगी। उसके बाद सरकार इसके अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, इंगोट्स हैं, गैसेज हैं, वो इकोसिस्टम बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। और खासतौर पर सरकार ने इसमें घोषणा करी कि अब 35% से लेकर के 75% तक इंसेंटिव्स जो कंपनियां इस स्पेस में आगे आएंगी उनको देंगे। तो इसके लेकर क्या सरकार ने मंजूरी दे दी। दूसरी एक बड़ी मंजूरी हमें जो नेशनल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लान के अंदर देखने को मिली, उस स्कीम को 5 साल के लिए अंदर बढ़ा दिया गया है। ये स्कीम मार्च 31 को खत्म हो गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके तहत सरकार जितने भी घरेलू मोबाइल्स होंगे उनके लिए, घरेलू प्रोडक्शन के लिए उनको ज्यादा इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। जो मोबाइल स्कीम थी, पहले सरकार उसको 4% से लेकर के 6% तक इंसेंटिव दे रही थी, लेकिन अगर कोई घरेलू सोर्सिंग के जरिए प्रोडक्शन करता तो उसका इंसेंटिव 8% से लेकर के 10% भी किया जा सकता है। एक पूरा वैल्यू चेन यहाँ पर बनाने की सरकार कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जो वाराणसी के अंदर हुए हैं, उनको भी मंजूरी इसके अंदर दी गई है। वाराणसी में ये गंगा किनारे और वरुणा नदी के किनारे 2 एलिवेटेड प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उनको भी इसमें मंजूरी दी गई है। और सरकार ने इसके साथ नेशनल यूरिया पॉलिसी को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार नए प्लांट्स लगाने की कोशिश करेगी। तो करीबन 8 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि भारत के अंदर लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन है यूरिया का वो बढ़ेगा, आत्मनिर्भर बढ़ेगा। जो कंपनियां नेचुरल गैस के जरिए यूरिया बनाएंगी उनको भी सरकार इंसेंटिव देगी। तो कुल 7 ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको क्या सरकार ने हरी झंडी दी। जी असीम, आप बने रहे हमारे साथ ही, हम आपके पास वापस लौटेंगे दूसरी खबर के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। इस FTA के लागू होने के बाद यूके से भारत आने वाली कारें, स्कॉच, विस्की, कपड़े और फुटवेयर सस्ते हो जाएंगे। भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर भारत में इंपोर्ट किए जाएंगे। इस FTA के जरिए 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत और यूके के बीच FTA को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस FTA से भारत के लोगों और इंडस्ट्री को फायदा होगा। पूरी जानकारी बता रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ आज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड डील की वजह से दोनों देशों के कारोबारी, इंडस्ट्री और एक्सपोर्टरों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर बात करें स्थिति की, तो जो भारत
से 99% आइटम्स जो कि यूके एक्सपोर्ट होने वाले हैं उस पर आज से कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जीरो ड्यूटी रेट पर ये तमाम आइटम्स वहां यूके में एक्सपोर्ट होंगे। वहीं यूके से जो इंपोर्ट होने वाले 89% आइटम हैं उन पर ड्यूटी कम की जाएगी। उसकी वजह से जो आम लोगों को, जो भारत के लोगों को फायदा मिलेगा, इन सब फायदा मिलेगा। लग्जरी कारें सस्ती हो जाएंगी, स्कॉच विस्की सस्ती हो जाएगी, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट, बिस्किट्स, मेडिकल डिवाइसेस सस्ते हो जाएंगे भारत में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत से जो जाने वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम है जिससे कि बहुत बड़ा लोग रोजगार जुड़ा हुआ है, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, लेदर, फुटवेयर, ये सब जीरो हो जाएंगे वहां पर। जेम्स ज्वेलरी, खिलौने, स्पोर्ट्स, लकड़ी, पेपर, सब जो एक्सपोर्ट होते हैं वो जीरो हो जाएंगे। सी फूड्स, फल सब्जियां, वेजिटेबल्स, ऑयल, ये सारे आइटम्स अब जीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट होंगे। इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, बेस मेटल, ये तमाम चीजें अब यूके में जीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट होंगे। अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर काफी सेंसिटिविटी बरती गई है। कोई भी आइटम इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट, ब्रिटिश सेव, चीनी, चावल और अंडे और चिकन, कोई भारत में इंपोर्ट नहीं होगा। इससे किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा होगा और भारतीय जो प्रोफेशनल्स जो वहां यूके में काम करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो डबल टैक्स है वो उससे मुक्ति हो गई थी। जो डबल कन्वेंशनल टैक्स कहते थे, वो जो 25% अपनी कमाई से उन्हें डिपॉजिट करना पड़ता था उसको 5 साल तक अब डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी जो कंट्रीब्यूशन होता था उससे अब मुक्ति मिल गई है। इसके अलावा जो हमारे प्रोफेशनल्स जो वहां पे आईटी सेक्टर्स के काम करते हैं, लीगल सर्विस में काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में काम करते हैं, एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उनको इस ट्रेड डील की वजह से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक दोनों देशों का आपसी कारोबार $100 बिलियन तक जा सकता है इस ट्रेड डील की वजह से। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में क्या कुछ कहा गया है जान लेते हैं असीम से। असीम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो असीम बताएं क्या कहा गया है हलफनामे में AAIB की तरफ से। देखिए, अहमदाबाद एयरक्राफ्ट हादसे को अब 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें आई थी जिसके अंदर पायलट को ब्लेम किया गया था। तो जो पायलट के पिता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि जो पूरी जांच है उसको सार्वजनिक किया जाए, जो CVR है उसको भी सार्वजनिक किया जाए। तो इसको लेकर के जो AIB है उसने एक सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया और कहा कि जो जांच है और जो CVR है वो उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो बयान लोगों ने दर्ज कराए हैं उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इससे जांच पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। लेकिन AIB ने ये कहा है कि हम अक्टूबर तक जांच की ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत हम कर देंगे। जांच अपनी सही डायरेक्शन के अंदर चल रही है और जांच का मकसद किसी के ऊपर ब्लेम लगाना नहीं है। जांच का मकसद ये है कि आगे चल करके जो एयर एविएशन सेफ्टी है उसको किस तरह से ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई 17 जुलाई को करेगी। शुक्रिया असीम दोनों खबरों पर लाइव देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 130 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 26 पॉइंट की बढ़त हासिल की। बाजार का पूरा हाल बता रही है रक्षा रावत। 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन था आज और काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई लेकिन आखिरी जो घंटे हैं वहां पर गिरावट देखने को मिली। अगर आज के क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है, हालांकि हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक यहां पर आउट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला। करीब करीब 300 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो इन्होंने भी आज बाजार को सपोर्ट किया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर पिक्चर जो है कल के मुकाबले काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। FMCG, मेटल, IT, रियलिटी, इन सभी को छोड़कर बाकी सारे ही इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। मेटल में आज 1% की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन इंडिया विक्स यहां पर एक कूल ऑफ देखने को मिला, 3.5% की गिरावट जिसने मार्केट को एक पुश दिया। अगर बात करें ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, डिफेंस, ऑटो, PSU बैंक, फाइनेंशियल, फार्मा, सभी तरफ जो है वो हरियाली देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर ये सारे काउंटर्स हैं जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। इटर्नल काफी दिन के बाद यहाँ पर एक अच्छी बाइंग आज देखने को मिली। इसके अलावा सीमेंट पैक्स से अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी 3% के गेंस देखने को मिले। HDFC लाइव जो है नतीजों के चलते ये स्टॉक फोकस में रहा आज। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर भी करीब 2% के गेंस हमें देखने को मिले। लेकिन निफ्टी 50 लूजर की लिस्ट देखें आज हम तो यहाँ पर पावर ग्रिड 2% की गिरावट, मेटल पैक्स से हिंडाल्को यहाँ पर भी 2% की गिरावट, L&T जो वॉर का इंपैक्ट है यहाँ पर आज देखने को मिला, 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। इसके अलावा JSW स्टील यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज सीमेंट
गवर्नमेंट शेयर, ये पूरा ही पैक काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छे से इन्होंने मार्केट को जो है वो सपोर्ट किया। कुछ कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर न्यूवको ये लगातार दूसरे दिन चल रहा है अपने रिजल्ट के बाद और काफ़ी अच्छा आज गेंस देखने को मिले, 10% से ज़्यादा के मूव यहाँ पर नजर आए। इसके अलावा बिरला कॉर्प, डालमिया भारत और इंडिया सीमेंट, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने सीमेंट सेक्टर को पुश किया। तो आज के बाजार का हाल ये था। अब पश्चिम एशिया में संकट की वजह से बाजार में पैनिक नहीं आएगा, ये कहना है हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा का। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में दिग्गज फंड मैनेजर ने कहा कि एक ही तरह की खबर पर लोग दूसरी बार ज्यादा तनाव नहीं लेते हैं। समीर सर, मार्केट को लेकर इस समय क्या लग रहा है? क्योंकि पिछले महीने तक लग रहा था कि वो मार्च जो था वो एक बुरा सपना था, सब कुछ ठीक हो गया था अप्रैल में, और इनफैक्ट मई जून में तो पोर्टफोलियो में भी अच्छे रिपेयर हुए थे, काफ़ी शानदार रैली आई थी। लेकिन ये जो फिर वापस वेस्ट एशिया में थोड़ी सी ये वॉर भड़की है, क्या ये वापस सेंटिमेंट खराब करेगी मार्केट तो का? ये 2 दिन से स्टोरी चेंज हो गई, वरना 2 दिन पहले तक तो सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब यही कह सकते हैं कि अगर उसी न्यूज़ पे फिर से वॉर हो, फिर से भी लड़ाई हो, तो सेम इम्पैक्ट नहीं होगा जो पिछली बार हुआ। बिकॉज लोगों को समझ आ जाती है कि ये हफ्ते महीने में फिर रुक जाएगी, फिर वो मार्केट बढ़ जाएगी, फिर मैं इतना स्ट्रेस क्यों लूँ। बिकॉज आपको सेकंड टाइम उसी न्यूज़ पे उतनी नेगेटिविटी नहीं होती। बट द फैक्ट कि हम चल पड़े थे, एफआई फ्लोज पॉजिटिव हो गए थे, करेंसी स्टेबल हो गई थी, अब वो बीच में फिर एक राउंड ऑफ धक्का तो हो गया है 2 दिन से। बट जो रिस्क था, जो मार्च के लोस थे, वो लग रहा है कि अब वही मुझे लग रहा है कि अब वो नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यू आर शॉक्ड। अब उसी न्यूज़ को बार बार करो, एंड यू ऑल्सो ब्रॉडली नो कि एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं चाहते थे बहुत सीरियस लड़ाई। लेकिन अभी हमने तो सोचा था कि अब सब सेटल हो गया जब उन्होंने ये एग्रीमेंट टाइप जो भी ड्राफ्ट साइन किया। लेकिन दैट ऑल्सो शोज कि ईरान के लोग भी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन टर्म्स को। तो लेकिन स्टिल आई वुड थिंक इट कैन नॉट बी एज बैड एज मार्च। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर कई हवाई हमले किए हैं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी भी शुरू कर दी है। उधर ईरान ने भी जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 20% टोल वसूली का फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन ईरान को चेतावनी भी दी कि अगर वो समझौता नहीं करता तो अगले हफ्ते से उसके बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। पश्चिम एशिया में महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ वो चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकल पाना ईरान के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अगले हफ्ते उसके पुल और एनर्जी प्लांट मलबे में तब्दील कर दिए जाएंगे, यानी कि हर रात ईरान पर भीषण अटैक होंगे। But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. इतना ही नहीं, ट्रंप ने दुनिया के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर भी बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका खार्ग द्वीप पर पहले ही कई बार हमला कर चुका है, लेकिन जानबूझकर कुछ हिस्से को बचाया ताकि पूरी दुनिया तेल संकट में ना फंस जाए। ट्रंप चाहे जितनी धमकी दे ले, लेकिन ईरान भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहा है। ट्रंप के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ईरान ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने न सिर्फ पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, बल्कि धमकी दी कि अगर अमेरिकी हमले नहीं रुके तो खाड़ी से गुजरने वाले तेल और गैस की सप्लाई खत्म कर दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रंप की धमकियों पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान भी भड़के दिखे। उन्होंने कहा कि ईरान
अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देगा। لفاظیاشون ادامه داره و دارن این کارا رو میکنن، ولی بحث اینه که در میدان آیا تونستن به اون اهدافشون برسن؟ آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه تیکه کنن الان نهایتا به کجا رسیده کارشون؟ ما در عمل آنچه که باورمونه، اعتقادمون، از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن شایسته اوناست. पश्चिम एशिया में जंग सिर्फ मिसाइलों और तेल की नहीं है, ये जंग परमाणु वर्चस्व की भी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। इस महायुद्ध के बीच ट्रंप ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कार्ड भी खेल दिया है। ट्रंप ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन शुरुआत में यात्रियों की संख्या अनुमान से काफी कम रही है। कम मांग की वजह से कुछ एयरलाइंस ने रूट्स पर कटौती भी शुरू कर दी है। पूरी खबर बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अगर पहले 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड देखें तो 1 महीने में करीब 600 के करीब फ्लाइट्स भरी गई हैं, करीब 61,000 के करीब यात्रियों ने ट्रैवल किया है। औसत अगर पैसेंजर लोड फैक्टर अगर आप देखें तो 50 से 55% के करीब है, यानी कि अभी भी जो 60 लगभग आधी जो सीटें हैं किसी फ्लाइट में औसतन वो खाली जा रही हैं। और ये खुद जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अपना अनुमान है उससे काफ़ी कम है, क्योंकि उन्होंने जो इस साल का अपना अनुमान रखा था कि उन्हें करीब पूरे साल में करीब 40 से 60 लाख पैसेंजर्स को केटर करने का लक्ष्य था, लेकिन पहले महीने में 1 लाख पैसेंजर्स भी नहीं हो पाए। और इसका जो असर है, कई सारी एयरलाइंस जो अपनी फ़्लाइट्स हैं कुछ रूट्स पे कम कर रही हैं जहाँ पैसेंजर्स काफ़ी कम है। मसलन अकासा एयर की अगर आप देखें तो बेंगलोर और नवी मुंबई की फ़्लाइट उन्होंने शुरू की थी, फिर बंद कर दी। हालांकि उनका कहना है कि अब 1 अक्टूबर से दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक इसी तरह से इंडिगो की जो चंडीगढ़ की फ़्लाइट थी वो भी फ़िलहाल के लिए बंद कर दी गई है। जो मुख्य कारण है जिस कम पैसेंजर्स का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, तो उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो UDF थोड़ा ज़्यादा है दिल्ली के मुकाबले, जिससे जो हवाई किराया है उस पर असर पड़ रहा है। करीब 4 गुना ज़्यादा UDF नोएडा में देना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो कनेक्टिविटी है वो अभी भी है, लोगों को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है वहां जाने में। और अगर दिल्ली से अगर आप जाएं तो अभी भी लगभग 1,500 से 2,000 के करीब आपको सिर्फ टैक्सी का फेयर लगता है। तो इसलिए कई लोगों को दिल्ली से फ्लाइट लेना नोएडा के मुकाबले फिलहाल जो है वो सस्ता पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो गई है। पहली उड़ान एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अबू धाबी के लिए भरी। करीब 100 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान देर रात 2:55 पर नवी मुंबई हवाई अड्डे से रवाना हुई और 2.5 घंटे का सफर तय कर ये अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस अबू धाबी के लिए सप्ताह में 3 उड़ानें संचालित करेगी। और आपको बता दें, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 दिसंबर 2025 को घरेलू सेवाएं शुरू कर दी गई थी। चलिए अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री कर ली है। 16 साल बाद टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को स्पेन ने 2-0 से मात दी। डला स्टेडियम में मिकेल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 98वें मिनट में पेड्रो पोरो ने गोल दागकर स्पेन की जीत पक्की कर दी। इधर पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे किलियन एम्बापे इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का मौका गंवा बैठा है। और आपको बता दें, अब आज रात 12:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।